ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल ये वाला पार्ट थोड़ा सा लास्ट में रह गया था। ये अब हम लोग कैसे वेंडर वॉल्स कांस्टेंट से कैसे रिलेट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को, वो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसको मेरे ख्याल से बहुत लोग नोट कर भी चुके होंगे क्योंकि कल वाले नोट्स में भी ये दिया हुआ था, तो नोट कर चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। उज्जवल कल एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे ख्याल से ए पार्ट उज्जवल बन गया था एक ना। सेकंड बी। रुकिए पीछे। यस सर, यस। हाँ, ए पार्ट बन गया था। तो अच्छा, पीछे करें, चलो। भैया सर हो गया सर। हो गया। यस सर बढ़िए। ओके, तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में कल डाउट हो रहा था उज्जवल को। क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 5 मोल ऑफ CO2 in 1 liter vessel at 47 degrees Celsius using van der Waals equation. Also report the pressure of the gas if it behaves ideally in nature. Given that A is equals to इतना, B is equals to इतना दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कीजिए सब पहले एक बार, ठीक है। इसको बनाओ तब हम अटेम्प्ट अटेम्प्ट एवरीवन। और एक बार बता दीजिए क्या क्या दिया है, किसको क्या लेना है, तब ना कैलकुलेट, ये तो पहला तो नॉर्मल सा है, इसको डायरेक्टली पुट कर दो वेंडर पहला वॉल्स। हो गया। पहला हो पहला गया तो ना। हो गया। हाँ, और दूसरा पूछ रहा है कि इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब बी को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, बी आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। बी को हम निग्लेक्ट कर देंगे। देन कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट 273 केल्विन। तो ऑलरेडी ए का वैल्यू दिया ही हुआ है, ए का वैल्यू को पुट करके ये बी वाला पुट निकल जाएगा, ठीक है। पहले भी बनाने को दो। नहीं। सबको बनाने दो, ठीक है, बता रहे हैं। सिर्फ बी को नेग्लिजिबल माना, ओके ठीक। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ तो क्लियरली दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। तो CO2 मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम अगर नेग्लिजिबल है मतलब बी नेग्लिजिबल है, बी को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। अब बी का क्या? वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना इसमें। वॉल्यूम आपका कितना था, कितना लीटर का वेसल था, 1 लीटर का, ओ। ठीक है। हाँ। ठीक है, 1 लीटर का वेसल है, ओके। ठीक है, से पहला क्वेश्चन का आंसर है ना। ए को कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं, चलो एक बार बना देते हैं, ठीक है। देखो, आपका सबसे पहले ए में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 5 मोल। तो ठीक है, पी प्लस, डायरेक्टली हम वेंडर वॉल्स इक्वेशन को पुट करेंगे, तो वेंडर वॉल्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस एन बी, वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर का वैल्यू कितना हो गया, व्हाट इज पी, पी का वैल्यू कितना हो गया, पी तो निकालना है। पी निकालना है हम लोगों को। तो पी प्लस, अच्छा, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, ए एन स्क्वायर आपका कितना है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3.592। तो 3.592 कितना मोल ऑफ गैस बोल रहा है पहले केस में, 5 मोल्स, तो 5 फाइव 5 फाइव 25। 25 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपका 1 लीटर दिया हुआ, तो 1 ही होगा, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में v माइनस एन बी करना है, तो 1 माइनस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू है 0 पॉइंट, सॉरी, बी का वैल्यू दिया पाँच हुआ है। पाँच पाँच हाँ हाँ, बी का पाँच वैल्यू, एन। ठीक है ठीक है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.0427 मल्टीप्लाइड बाई आपका एन का वैल्यू 5 मोल, ठीक है। इसको भी आप लोग करेंगे जल्दी से। और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू आर टी कितना लेना है, तो यहाँ एटीएम लीटर में दिया हो, तो आर का वैल्यू कितना लेंगे, 8.21 इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर आपका 47 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 320 केल्विन, 320 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, गुड मॉर्निंग सर। 77.21। 77 पॉइंट
21 हो जाएगा, 21 ATM। ठीक है। 77 पॉइंट पी का अच्छा पी, इसमें सारे बताते चलो यूनिट सब कितना क्या क्या होगा। ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 89.8। 89.8, ठीक है। 8 इंटू यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर 0.78, अच्छा 1 माइनस हाँ ये कितना हो जाएगा 0.2135। 0.2135, 2135 और उसके बाद आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर आंसर 131.36। 31.3 131 131.36, ठीक है। तो यहाँ से आपका P प्लस 89.8 ये बराबर ये 1 माइनस ये कितना आ जाएगा वैल्यू आपका, इसको डायरेक्टली हम डिवाइड कर देते हैं 131 167। अच्छा ठीक है कीजिए। 131.36 और नीचे में कितना हो जाएगा 0.7865। 0.7865, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा आपका वाला 167.01। 167.01, ठीक है। तो देयरफॉर प्रेशर आपका कितना आ जाएगा, देयरफॉर 77.21। देयरफॉर प्रेशर आपका आ जाएगा 77 77.21। हाँ पॉइंट 21 क्या एटमॉस्फेयर, ATM। यस सर। ठीक है। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट भी अच्छा, इसी में एक और पार्ट पूछ रहा है। ये तो आपका रियल गैस का प्रेशर हुआ, अगर आइडियली बिहेव कर रहा है तब कितना प्रेशर होगा ये भी पूछ रहा है। तो नॉर्मल सा बात है, ये P प्लस 89.8 ये आपका आइडियल गैस का प्रेशर है, ठीक है। ये आपका आइडियल गैस का प्रेशर है। तो आइडियल गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा 167.01 एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। 167.01 एटमॉस्फियर, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका बी पार्ट क्या बोलना चाह रहा है, बी पार्ट को देखते हैं। If it behaves ideally in nature, also report the pressure of the gas if it be नहीं, ठीक है। देखो ये जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए प्रेशर आपका रियल गैस के लिए आया। अगर गैस आइडियली बिहेव कर रहा है तो फिर आपका आइडियल गैस इक्वेशन पे पुट करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा। और वी कैन से फॉर सेकंड पार्ट, ये आपका मान लो फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रेशर निकाले, ये फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, और ये आपका आइडियली बिहेव कर रहा है तब क्या प्रेशर होगा, ये सेकंड पार्ट। तो डायरेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन को पुट करेंगे और सेकंड पार्ट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को पुट करेंगे। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एनआरटी हो जाएगा। तो यहां से प्रेशर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर अगर गैस आइडियली बिहेव कर रहा है तो 5 मोल गैस है, इंटू 8.21 इंटू 10 टू द पावर 8.21 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाइड बाय 320 केल्विन। अब बताओ यहाँ पे प्रेशर का कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चा, 131.36। 131.36 ATM, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट उसी क्वेश्चन का। और इसके बाद बी पार्ट क्वेश्चन का आ जाते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल, मतलब बी को नेग्लेक्ट कर दें, देन कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट 273 केल्विन। तो इसका कितना हो जाएगा, तो आपका सर मतलब B 0 होगा, हाँ बी को जीरो निग्लेक्ट कर देंगे, बी को तब N भी 0, N भी मतलब N भी टर्म 0 जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है। ओके तब NB तो बन गया। हाँ ठीक है, एनबी टर्म। तो ये हो जाएगा आपका बी पार्ट के लिए हो जाएगा P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू, अच्छा यहाँ पे V होगा बस खाली, क्योंकि एनबी टर्म्स हम लोग निग्लेक्ट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका NRT। तो और हम लोग यहां से बोल सकते हैं P प्लस A का वैल्यू कितना दिया हुआ था 3.592, कितना दिया था 3.592, हाँ 3.592 मल्टीप्लाइड बाय N का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा 1 मोल गैस का फाइंड करने बोला है बी को, बी वाला पार्ट में, ठीक है।
बी वाला पार्ट में कितना मोल गैस बोल रहा है? 1 मोल है ना? 1 मोल 1 मोल। हाँ 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, और वी भी आपका 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंटू वी, वी भी 1 ही हो जाएगा, और इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एन, एन का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू हो जाएगा 8.21 इंटू 10⁻⁻², और टेम्परेचर बी पार्ट में 273 केल्विन दिया हुआ है, तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? ये तो डायरेक्टली आपका P प्लस 3.592 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 8.21 इंटू 273 इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा? जल्दी बता, जल्दी 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 कैलकुलेट करके बता सब। 22.41। 22.41। तो देयरफॉर यहीं से आपका देयरफॉर P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22.41 माइनस 3.592। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18.82। 18.82 एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लियर सबको? सबका बन गया? मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, तो सब नोट कर लिए? एवरीवन नोटेड? ऐसे शांत है सब, नोट कर लिए सब बच्चा? सर एक बार नोट नेक्स्ट आ पेज, रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ। नेक्स्ट पेज, इसका अगला पेज। ठीक है, चलो अगला पेज कीजिए ना। अगला पेज कर दे। हाँ नेक्स्ट यस तो सर। नेक्स्ट। ठीक, ये वाला आपका पार्ट कब हुआ? ये वाला हुआ व्हेन गैस बिहेव्स आइडियली, व्हेन गैस बिहेव्स आइडियली। आइडियली, ठीक है। सबका क्लियर है? एवरीवन, उज्जवल, आदित्य, अमृति, एवरीवन, लड़की लोग में सब लोग, विनय, आयुष, A2 के जितने हैं, अविनाश, एवरीवन, कौन कौन ज्वाइन किए हुए हैं पता भी नहीं चल रहा है। हाँ अविनाश ज्वाइन किया है, गुड क्लियर है मॉर्निंग। सर। सर हम ज्वाइन करने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। नोट कर लिए सब? यस सर। नोटेड एवरीवन? यस सर। ओके, Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन दिया हुआ है तो एक बार करवा देते हैं। गैसेस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the gas particles। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। ये आपका अमोनिया का है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज गैसेस विल लिक्विफाई फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट कूलिंग फ्रॉम 500 केल्विन टू देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, 500 केल्विन से उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे, अगर मान लो 500 केल्विन से धीरे धीरे हम टेम्परेचर गिराना स्टार्ट किए। ठीक है, मतलब 500 के शुरुआत में 500 केल्विन था गैस दोनों के लिए, अमोनिया के लिए भी और दूसरा CO2 के लिए भी। ठीक है, 500 केल्विन से हम टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किए। ठीक है, डिक्रीज करना स्टार्ट किए, तो डिक्रीज करने में पहले कौन, विच ऑफ द लिक्विफाई फर्स्ट, पहले कौन लिक्विफाई करेगा, ये क्वेश्चन है। विच विल लिक्विफाई फर्स्ट, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से? अमोनिया सर। अमोनिया, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका 405.5 है, तो ये पहले ये टेम्परेचर आएगा 500 केल्विन से नीचे करेंगे तो जैसे ही 405.5 केल्विन आएगा उसके नीचे अमोनिया क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कब लिक्विफाई होगा? जब 304 से नीचे जाओगे तब। ठीक है, तो इसका मतलब है अमोनिया, इसका आंसर हो जाएगा NH3 विल लिक्विफाई फर्स्ट। सर कार्बन डाइऑक्साइड का तब 30.98 केल्विन का है, वो भी तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है बेटा। ओ ठीक है, ओके, क्लियर है ना? यस सर। NH3 विल लिक्विफाई फर्स्ट। पहले कौन लिक्विफाई करेगा? NH3 आपका लिक्विफाई करेगा। ठीक है,
मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यस सिंपल सर, क्वेश्चन था। ठीक है, लिख लीजिएगा। लिख लो, क्वेश्चन वैसे लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। ना ना, ये सब आगे बढ़िए। बढ़िया सर। बढ़े, आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट। यस सर। ओके ठीक है, रुके। 1 मिनट मुझे याद है तुम्हारा। यस सर, हो गया। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना लिक्विड स्टेट को। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि गैसियस स्टेट को अगर कंप्रेस किया जाए, है ना, हाईली कंप्रेस किया जाए और लोअर टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विफाई कर जाता है। तो लिक्विफाई करने के बाद गैसियस स्टेट खत्म हो गया अपना, अब हम लोग आ गए लिक्विड स्टेट पे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट किस तरह से गैसियस स्टेट से डिफरेंट है, तो एक एक पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड स्टेट देन इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये तो सबको पता है, इसको नोट कर लो। आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड स्टेट देन इन गैसियस स्टेट, देन इन गैसियस स्टेट। हम लोग को कल एक और बात पता चला कि लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। तो लिक्विड्स अगर कंप्रेसिबल नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि उसको हम, उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। तो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड्स वॉल्यूम। ठीक है, because why so, because we can say that because molecules are very close to each other, very close to each other, and can't be separated, ठीक है, सेपरेट नहीं हो सकता, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते फ्रॉम ईच अदर एंड दे कांट बी सेपरेटेड। सेपरेटेड, ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद शेप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ठीक है, तो लिक्विड्स, हाँ, और एक बात इसमें लिख लो कि ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे कांट बी सेपरेटेड, इट इज ट्रू, बट लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। देन ऑल्सो लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, मतलब वो भी लिक्विड पार्टिकल्स भले सारा का सारा बहुत क्लोज होते हैं, दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट दे आर free to move, free to move। ठीक है, and that is why they take the shape of the container in which it is kept। ठीक है, they assume the shape of the container in which these are stored, they take the shape of container in which they are stored, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, इसको नोट कर लीजिए सब।
नोटेड एवरीवन? सबका नोट हो गया? कर रहे हो? करो करो करो, जल्दी करो। हो गया सर। हो गया एवरीवन? सबका हो गया? कैन वी मूव अहेड? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। ठीक है, चलते हैं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में अपना। तो अब लिक्विड्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपका वेपर प्रेशर हो गया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, इसको पहले समझो इसको अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका एक चैप्टर है सॉल्यूशंस करके, उसमें इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि इस पर्टिकुलर वेसल में, एक वेसल है, इस ये वेसल को हम अभी सपोज कर लो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, शुरुआत में क्लोज कर देते हैं। समझो, पहले वेपर प्रेशर समझ लो, फिर उसको हम सब चीज से रिलेट कर देंगे। ठीक ना? ओके, तो दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर है, और इस वेसल में सपोज कर लो यहां तक में आपका लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर लिक्विड, दिस इज योर लिक्विड। ठीक है, दिस इज योर लिक्विड। क्लियर है? यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। अब अभी हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को हीट करते हैं। इस लिक्विड को क्या किए, नीचे से हम लोग हीट किए। ठीक है, हीट करना स्टार्ट किए। ठीक ठीक है, हीट किए। और हीट करते टाइम हम लोग, नॉर्मल सा बात है, अगर लिक्विड को हीट करोगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होते रहेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग एक फेनोमेनन को कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोई एक चीज को कांस्टेंट लेंगे तभी हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं कि एक, जैसे ही हीट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो लिक्विड क्या होगा, ये सरफेस पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स आपका वेपराइज करेगा, वेपर बन के ऊपर उठेगा। ठीक है, सारा वेपर बन के ऊपर उठेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये अभी ब्लू वाला आपका लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स था, और धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स आपका कहां जाने लग जाएगा, वेपर स्टेट में जाने लग जाएगा। ठीक है, वेपर स्टेट में जाने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे के सोचें। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही वेपर्स ऊपर जाएगा, अब वेपर्स जैसे ही ऊपर जाएगा तो मतलब आपका लिक्विड से किस स्टेट में जा रहा है, वेपर स्टेट में जा रहा है। और धीरे धीरे ऊपर में आपका वेपर फेज में, ये ऊपर में आपका वेपर फेज, ये वेपर है। ठीक है, ये आपका किस फेज में है, वेपर फेज है। ठीक है, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे जमा होने लग जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, और ऐसा करने पे वो छिटक करके कुछ मॉलिक्यूल्स वापस से लिक्विड स्टेट में जाएंगे।
ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में जाएंगे। कैसे जाएंगे लिक्विड स्टेट में? वापस एक दूसरे से टकराएंगे तो फोर्स एग्जिबिट होगा। उस फोर्स की वजह से जैसे जैसे धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स आपका वेपर फेज में बढ़ने लग जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड स्टेट में भी जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो एक इक्विलिब्रियम रीच करोगे तुम लोग, इक्विलिब्रियम रीच करोगे। किस तरह का इक्विलिब्रियम रीच करोगे अभी हम समझाते हैं। एक इक्विलिब्रियम रीच होगा, इस इक्विलिब्रियम पे आपका रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब वेपर बनना, इज इक्वल्स टू हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये जिस रेट से मॉलिक्यूल्स आपके वेपर फेज में जा रहे होंगे उसी रेट से आपका धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वापस से मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम आपका रीच हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये इक्विलिब्रियम आपका रीच हो जाएगा उस समय जो ये आपका वेपर है, ये वेपर्स वॉल से टकरा के एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे सब जगह टकरा करके, इनफैक्ट लिक्विड के सरफेस पे भी बोल सकते हो ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, है ना। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम के बिना वेपर प्रेशर नहीं बोला जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर हैज नो आइडेंटिटी विदाउट इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेपर प्रेशर आपका रीच होगा एंड दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। हम लोग उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अगर बोलोगे टेम्परेचर सर कांस्टेंट ना रख के टेम्परेचर भी अगर बढ़ाएं तो क्या होगा? देखो नॉर्मल सा बात है, अगर तुम मान लो T1 टेम्परेचर पे पहले एक इक्विलिब्रियम तुम लोग को मिला, अब T2 टेम्परेचर अगर मान लो हाइयर टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे अगर सोचोगे, जहां पे T2 आपका ग्रेटर देन T1 होगा, अब इस टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे सोचोगे, नॉर्मल सा बात है वेपर ज्यादा फॉर्म होगा। अब वेपर ज्यादा फॉर्म होगा तो वेपर प्रेशर फिर नया T2 टेम्परेचर पे एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, ये चीज फिर से एक बनेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और वहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो ज्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, देखो इक्विलिब्रियम क्या चीज है ना, इक्विलिब्रियम आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनता है। अगर मान लो कि टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो फिर एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, नया इक्विलिब्रियम बनेगा। कहने का मतलब है कि आप T1 टेम्परेचर पे जो है ना कम वेपर होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब T2 टेम्परेचर पे अगर ज्यादा टेम्परेचर पे करोगे तो नॉर्मल सी बात है वेपर ज्यादा फॉर्म हुआ होगा तो वहां पे वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। तो हर एक याद रखना कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम आपका किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T2 पे एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, मतलब वहां पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। इसको ऐसे सोच सकते हो कि मान लो T1 टेम्परेचर पे तुमको इक्विलिब्रियम मिल गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, अब मान लो जैसे ही T1 से तुमने ज्यादा टेम्परेचर लिया तो क्या इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा? इसको बताओ, समझ रहे हो एवरीवन? ठीक है, तो अगर हम जैसे ही T2 टेम्परेचर पे लेके गए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया तो फिर सिस्टम क्या करेगा, एक नया इक्विलिब्रियम को पाने का कोशिश करेगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़े देर के बाद फिर T2 टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, वहां पे नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और T2 पे वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, T2 पे वेपर प्रेशर आपका डिफरेंट होगा। बिना इक्विलिब्रियम के वेपर प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बिना इक्विलिब्रियम के वेपर प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ बोलो। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो सर बहुत थोड़ा समय के लिए ना इक्विलिब्रियम का केस आएगा। नहीं इक्विलिब्रियम, अब देखो दुनिया, ऐसा सोचो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता दे, दुनिया में कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे हम लोग गैसियस स्टेट पे भी बात करते थे, तो अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ के एक टाइम आएगा जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो जाएगा, वहां पे इक्विलिब्रियम नया बनेगा।
फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करेगा और लास्टली फिर इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर होगा, तो नया इक्विलिब्रियम बनेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो आर यू गेटिंग? कौन पूछा? आर्यन पूछा था। हाँ, तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो एक नया रेट ऑफ एवापोरेशन, मतलब रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा तो फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स और जमा होंगे, और धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन फिर अपने आप क्या होगा, बढ़ करके रेट ऑफ एवापोरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो T2 पे नया इक्विलिब्रियम बनेगा, T1 पे अलग इक्विलिब्रियम है, T2 पे अलग इक्विलिब्रियम है। दोनों इक्विलिब्रियम आप सेम नहीं बोल सकते हो। T1 पे जो रेट होगा इवापोरेशन का, वो T2 पे रेट ऑफ इवापोरेशन सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अब समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग? सब शांत हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ वेपर, अब देखो, ये जो वेपर प्रेशर आपका लिक्विड का है जो कि इक्विलिब्रियम पे मिल रहा है, ठीक है, रेट ऑफ, याद रखना कि जब वेपर प्रेशर, कोई भी चीज बॉइल कब करता है, व्हेन डू अ लिक्विड बॉइल, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, व्हेन डू अ लिक्विड बॉइल। ठीक है सर कंडेंसेशन होता कब है? जब वो वेपर प्रेशर से कैसे मतलब बनता है उसके अंदर में? एक सेकंड पीछे जाइए, एक सेकंड। ठीक है, चलो अब देखो, पहले अविनाश का क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो, जैसे ही मॉलिक्यूल्स यहां से वेपराइज करेगा तो यहां पे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वेपर में बढ़ते चल जाएगा। यस सर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वेपर में बढ़ते चल जाएगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएगा, यस सर। और वॉल से भी टकरा सकता है। यस अब सर। अब मान लो ये, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराया, जैसे ही टकराएगा इसको एक वॉल क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक फोर्स इसके ऊपर एग्जिबिट करेगा, जिसके वजह से ये छिटक करके किधर भाग जाएगा, लिक्विड Liquid- स्टेट में भाग जाएगा। ये कंडेंसेशन का बात कर रहे हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते चल जाता है वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा करके लिक्विड स्टेट में भी कुछ मॉलिक्यूल्स वापस आते हैं। अब समझ में आया? क्लियर Yes, है ना? sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। और रेट ऑफ, और जब आपका रेट ऑफ एवापोरेशन, मतलब जिस स्पीड से एवापोरेशन हो उसी स्पीड से कंडेंसेशन हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वहां पे इक्विलिब्रियम रीच होता है, और वहां पे जो ये वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बोल लो या फिर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बोल लो, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। आर यू गेटिंग? Yes, sir. अगर सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, इक्वल ही। हाँ, नहीं 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 नहीं, पहले सुनो, अगर तुमने इनिशियली, तुम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब यह है कि T2 टेम्परेचर, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, हाइयर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम ज्यादा, का यहाँ मतलब क्या है सर? हाइयर, अरे इक्विलिब्रियम का बस यही मतलब है, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट होगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, T1 कम है, T2 ज्यादा है, तो क्या दोनों पे रेट ऑफ इवापोरेशन सेम होगा? नो सर। नहीं होगा ना। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T2 टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवापोरेशन एक अलग होगा, तो फिर वहां पे अपने आप धीरे धीरे कुछ टाइम में रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या कोशिश करेगा कि हम इवापोरेशन के रेट के बराबर हो जाए, तो T2 पे नया इक्विलिब्रियम बन रहा है और T1 पे नया इक्विलिब्रियम बन रहा है। ठीक है, दोनों पे इक्विलिब्रियम अलग अलग है, दोनों पे इक्विलिब्रियम सेम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। T1 पे वेपर कम होगा, T2 पे वेपर ज्यादा होगा, होगा? यस सर। होगा ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो होता है, हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे ही मतलब कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, तो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इज इट क्लियर? अब समझ में आया सबको? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वेपर प्रेशर के लिए T1 और T2 सेम रहना चाहिए? नहीं नहीं, T1 T2 सेम नहीं रहना चाहिए, बल्कि टेम्परेचर को आपको मान लो इक्विलिब्रियम एक डेवलप करना है, किसके बीच में? इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच का इक्विलिब्रियम करना है। उसके लिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आइदर आप T1 टेम्परेचर पे करो तो T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, T2 टेम्परेचर पे करोगे तो T2 कांस्टेंट रखोगे तो वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। अब समझ में आया? यस सर। ठीक ना, अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो। किसी भी चीज का याद रखना, केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी चीज का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। ठीक है, कोई भी, चाहे वो एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन भी सोच लो,
है ना, तो भी उसका क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये चीज आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी अभी फिलहाल के लिए समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सब शांत हो गया जी? जा, ऐसे शांत मत रहो, मेरे को डर लगता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस सर। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट, व्हेन डू अ लिक्विड बॉईल। आप लोग जो इतना आप लोग पढ़ते थे कि लिक्विड बॉईल होता है, कैसे होता है, लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है, अब उस चीज को जानो। ठीक है, तो व्हाट इज द लिक्विड पॉइंट? आपको इतना समझ में आया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, क्योंकि नया नया टेम्परेचर पे नया नया आपको वेपर प्रेशर मिलेगा, है ना। हर एक डिफरेंट T1 से माने डिफरेंट टेम्परेचर गए तो वेपर प्रेशर भी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid gets equal to the atmospheric pressure, gets equal to the atmospheric pressure, atmospheric pressure, pressure, that temperature is known as boiling point of the liquid. That temperature is known as boiling point of the liquid. The temperature at which vapor press and of liquid and get equal to Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ठीक है, that temperature is known as boiling point of the liquid. ठीक है, दूसरी बात, एक ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गया। देखो हम यहाँ पे अभी पिछले केस में, अभी इस केस में मैंने क्या माना, मैंने माना था कि भाई हम क्लोज्ड कंटेनर को मान रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर मान रहे हैं, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में कभी भी बॉइलिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, वेपर यहीं पे है, आप जैसे ही हीट करना छोड़ोगे फिर आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा, फिर वापस से मॉलिक्यूल्स कहां चल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स वापस से कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। तो क्लोज्ड कंटेनर में बॉइलिंग इंपॉसिबल है। ठीक है, तो बॉइलिंग हमेशा किया जाता है इन ओपन वेसल। तो इसको भी लिखो कि बॉइलिंग इज ऑलवेज डन, बॉइलिंग इज ऑलवेज डन, बॉइलिंग इज ऑलवेज डन, boiling is always done in closed vessel, sorry, open vessel, closed vessel में boiling is always done in open vessel. ठीक है, बॉइलिंग इज ऑलवेज डन इन ओपन वेसल। अच्छा, वेपर प्रेशर का भी एक डिफिनेशन हम लिखवा देते हैं, एक लिख लो मेरे तरफ से, एक वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। ये तो समझाने के लिए था, तो समझने के लिए तो आ गया। ठीक है, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, एक सेकंड पीछे। हाँ कर रहे और पीछे यहीं पे ना। यस सर। ओके, written everyone? नो सर।
सर वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड ऐसा लिक्विड होता है जो खुद ब खुद एवापोरेट करते रहता है धीरे धीरे, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल को रख दोगे ऐसे ही वो अपने आप इवापोरेट करते रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, ठीक ना, जो खुद ब खुद एवापोरेट करता है, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट वो अपना इवापोरेट करते रहता है, ठीक है। वैसे वेपर तो बनना बिलो बॉइलिंग पॉइंट बहुत चीज में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लिक्विड्स को हीट करते हैं तब वो वेपराइज होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा लिक्विड जो खुद ही वेपराइज हो रहा है, बिना हीट किए भी वेपराइज हो रहा है, ठीक है, उस लिक्विड्स को बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। सर बॉइलिंग क्लोज वेसल में नहीं हो सकता है? नहीं, बॉइलिंग क्लोज्ड वेसल में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है इसको समझो। अगर क्लोज्ड वेसल में हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं तो ये वेपर तो बना, आपका वेपर बना, ये वेपर तो अंदर ही रह गया। अब जैसे ही हम लोग हीट करना छोड़ देंगे तो हीट करना जैसे ही बंद करेंगे, वापस से वेपर किस स्टेट में चला जाएगा? तो वापस। बॉइलिंग का मतलब जरूरी है कि वाटर चेंज इनटू वेपर? अरे बॉइलिंग में तुम तो बॉइलिंग में करते क्या हो, लिक्विड को गैस में चेंज करते हो। लिक्विड को सिर्फ हीट न करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज ही करेंगे। टेम्परे ना 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 ना, तब तो तुम समझा ही नहीं। क्या बॉइलिंग, क्या एक बात बताओ, 100 डिग्री पे वाटर भी होता है, पानी भी होता है, लिक्विड स्टेट भी मिलता है, 100 डिग्री पे आपको गैसियस स्टेट भी मिलता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग एक्चुअली मतलब होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर देना ताकि वापस से वो लिक्विड स्टेट में ना आ पाए। समझ में आ रहा है? बॉइलिंग का मतलब होता है, पानी को, बोलो एक कटोरा पानी के ऊपर प्लेट रख दीजिए। हाँ, प्लेट रख दिए और उसको हीट किए, ठीक है, हाँ 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको तब क्या बोलेंगे? हाँ, उसको तुम 10 मिनट के, Boiling? नहीं, ठीक है, उसको तुम 10 मिनट हीट किए, ठीक है, 10 मिनट हीट करने के बाद जैसे ही हीट तुम बंद किए, वापस से तो गैस जो वेपर्स होता है वापस से लिक्विड स्टेट में चला जाता है। देखते हो ढक्कन हाँ, नो लॉस ऑफ वाटर। हाँ, नो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। तो नो लॉस ऑफ वाटर हो गया, इसका मतलब है कि जो तुम वेपर बनाए थे वो वेपर वापस से लिक्विड स्टेट में चला गया। तो फिर उसको बॉइलिंग कैसे बोलोगे? बॉइलिंग मतलब हो गया कि परफेक्टली एक लिक्विड को गैस में चेंज कर देना। बॉइलिंग में फिर वो खुद वाले पहले वाले स्टेट में नहीं आ सकता? नहीं, बॉइलिंग हो गया तो फिर नहीं आ सकता। अगर मान लो, यहीं पे समझो, इसी चीज को समझो, अगर ओपन वेसल में होता है ना, देखो अब इसी चीज को हम समझाते हैं एक और टर्मिनोलॉजी में, इसको समझो। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, सब बहुत मजेदार चीज सब, कंसेप्ट सब है। देखो अब यही कंटेनर लिए हम, ओपन कंटेनर लिए, ठीक है, ओपन कंटेनर लिए, ओपन कंटेनर में ये आपका लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं है अब लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जिसको आप सी लेवल पे जनरली 1 एटमॉस्फेयर मानते हो। यहाँ पे प्रेशर ऊपर से लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, यस सर। एटमॉस्फेयर का एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अब बताओ, इसको अब हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो अगर, ठीक है, हीट करोगे तो यहाँ पे ये लिक्विड का फेज था, अब लिक्विड से फेज से धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट होगा। वेपर का प्रेशर, जो वेपर का प्रेशर है, जिसको वेपर प्रेशर आप बोल रहे थे, ये वेपर प्रेशर जब तक इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नहीं जाएगा तब तक लिक्विड बॉईल नहीं करेगा। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा वेपर का प्रेशर, वेपर कहां चल जाएगा? एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। यस सर। वेपर कहां चल जाएगा? जैसे ही प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका ग्रीन वाला आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और ये आपका ब्लू वाला आपका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर जैसे ही आपका ज्यादा हो गया, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लिक्विड कहां चल गया? लिक्विड चल गया एटमॉस्फेयर, सॉरी, जो वेपर था अब प्योरली गैस बन चुका है, जिसको हम लोग अभी तक वेपर बोल रहे थे। अब जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हुआ, इसका मतलब वो क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस कर गया, क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस कर गया, इसका मतलब वो परफेक्टली गैस बन चुका है। अब वो क्या बन चुका है? परफेक्टली गैस बन चुका है। और गैस बन के वो कहां चल गया? एटमॉस्फेयर में चल गया। क्या जो हवा या फिर जो गैस बन चुका है, क्या वापस से उसको अब लिक्विफाई कर सकते हो तुम? क्या वो लिक्विफाई होगा? नहीं ना होगा। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को हमेशा याद रखना कि बॉइलिंग हमेशा ओपन वेसल में होता है, क्लोज्ड वेसल में कभी भी किसी लिक्विड को हम बॉइल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, बॉईल करने का मतलब उसको गैसीय स्टेट में नहीं भेज सकते, वो वेपर स्टेट में रहेगा, लेकिन गैसीय स्टेट में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, कल ही हम बताए थे, याद है? क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एवरीवन, एनी डाउट विथ एनीवन यू कैन आस्क। सर गैस का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या लिक्विड का ज्यादा होगा? गैस का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, गैस का वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, वेपर प्रेशर हमेशा लिक्विड का होता है या फिर सॉलिड का होता है। सर अच्छा ठीक है सर, लिक्विड का होगा तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा तो लिक्विड में सबका सेम ही होगा ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? हाँ, लिक्विड में सबका जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होगा। सेम होगा। हाँ। सर वेपर प्रेशर तब पता कैसे चलेगा इसका ज्यादा है इसका कम है? किसका वेपर प्रेशर, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, वो आसानी से तुम्हारा लिक्विड को छोड़ के गैसियस फेज में नहीं जाएगा, मतलब वहां ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब समझ में आ रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड, जिस लिक्विड में ज्यादा होगा वो लिक्विड वेपराइज क्या करेगा? धीरे करेगा, करेगा ना? सेम Yes, टेम्परेचर पे अगर सोचो तो वेपराइज अगर धीरे करेगा तो उसका वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब आपको ज्यादा टेम्परेचर, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है वो हाईयर टेम्परेचर पे बॉईल करता है। समझ में आ रहा है? यस सर। बॉइलिंग होता है हाईयर Yes, sir. टेम्परेचर पे, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगा वो जल्दी वेपराइज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में हम तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब बताओ मेरे को, जैसे मान लो कि दो कंडीशंस आप लोग को बताए हुए हैं, एक एनटीपी का कंडीशन होता है, एक एसटीपी का कंडीशन होता है। ठीक है, एसटीपी का कंडीशन होता है, एक एनटीपी का कंडीशन होता है। एनटीपी पे आपका प्रेशर होता है 1 atm, ठीक है, और एसटीपी पे आपका होता है प्रेशर कितना होता है? 1 बार। अब बताओ मेरे को, अगर वाटर के लिए सोचें, वाटर के लिए सोचें तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किस में कम होगा? एनटीपी में कम होगा कि एसटीपी में कम होगा? ये 1 atm आपका ये वाला ग्रीन वाला है, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको क्या पता है? आपको पता चला है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड गेट्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि एसटीपी, दो कंडीशंस आपको दिए, एक दिए एसटीपी पे जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर आपका होता है एनटीपी पे 1 एटमॉस्फेयर और एसटीपी पे होता है 1 बार। तो हम ये पूछ रहे हैं, अगर सेम चीज वाटर का हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो एनटीपी पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि एसटीपी पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एनटीपी पे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। सर इसका कोई फॉर्मूला का तभी तो पता चलेगा। हाँ, इसका कोई फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। अब नॉर्मल सा तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखो 1 atm ज्यादा प्रेशर है कि 1 बार ज्यादा प्रेशर है? पहले ये बात बताओ। 1 atm। 1 atm ज्यादा प्रेशर है तो एक्सटर्नल, और तुमको पता है बॉइल कब करता है लिक्विड? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर 1 atm ज्यादा है तो नॉर्मल सा बात है, तुमको वेपर प्रेशर अगर इक्वल करना है 1 atm का तो तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना होगा एज कंपेरिजन टू 1 बार। यस सर। समझ में आ रहा है? क्लियर है अविनाश? यस सर। क्लियर हुआ? 1 atm कम है 1 बार से, है ना? आपका एक केस में बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और एक केस में बोले एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है। तो नॉर्मल सा बात है, अगर वेपर प्रेशर तुमको 1 atm के बराबर करना है तो ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, क्योंकि तुमको पता है वेपर प्रेशर खुद किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, हाईयर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो तुम अगर वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करना चाह रहे हो और एक केस में तुम वेपर प्रेशर को 1 बार के बराबर करना चाह रहे हो, तो तुम किसमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा? नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 1 atm 1 बार से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो एनटीपी पे होगा वाटर का, वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू एसटीपी पे। एसटीपी। समझ में आया बच्चा? इज इट क्लियर अविनाश? यस सर। ठीक है, अच्छा ये भी हम बता देते हैं, ये आपका एनटीपी पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एसटीपी पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनटीपी पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 99.6 डिग्री सेल्सियस होता है आपका एसटीपी पे। ठीक है,
हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, सब हो गया। हो गया ना? क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। सिर्फ 2-3 जन का आंसर है, अभी सबका हम आवाज सुनेंगे। पहले अमृति, उज्जवल, आदित्य, अंकित, अभियन, अविनाश, आयुष, एवरीवन, इज इट क्लियर? जिया, यस खुशी, सर। माला। यस सर। यस सर। अच्छा क्लियर सर। क्लियर, ओके, वेरी गुड। अच्छा अब अगर क्लियर है तो एक बात मेरे को तुम लोग अब बताओ, माउंट Yes, एवरेस्ट sir. पे, माउंट एवरेस्ट पे वाटर बॉईल जल्दी करेगा कि तुम लोग जहां बैठे हो वहां पे बॉईल जल्दी करेगा? बताओ। जहाँ पे हम लोग सर बैठे हैं। जहां पे तुम लोग बैठे हो वहां पे बॉईल जल्दी करेगा। सोच समझ के अच्छे से आंसर दो, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर विल द वाटर बॉईल फर्स्ट, एट माउंट एवरेस्ट और वेयर यू आर सिटिंग करेंटली? माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर विल, सेफ जाके देखो पहले वहां पर। वेयर विल वाटर बॉईल फर्स्ट, बॉईल सर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट। माउंट एवरेस्ट पे करेगा? समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम है लोअर इसीलिए। लो। कम होगा, ठीक है। तो वेयर विल वाटर बॉईल फर्स्ट, एट माउंट एवरेस्ट, एट Yes, माउंट sir. एवरेस्ट और बिहार लिख देते हैं, ठीक है ना? और बिहार, है ना? सी लेवल कर लो, सबसे अच्छा सी लेवल सर कर लो। बेगूसराय। हाँ बेगूसराय, ठीक है, ठीक है, और बेगूसराय, तुम अपना घर ही दे। ठीक है। तो आपको क्या पता है, जैसे जैसे हम हाइट मतलब किसी माउंटेन पे चढ़ते हैं, तो माउंटेन पे चढ़ेंगे तो नॉर्मल सा बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा एट एट हाइट्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, इज लेस, so we can say that water will boil first, boil first at कहा? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरी वन, इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. कोई Yes, डाउट है sir. किसी को? ठीक है, चलो। तो खाना कहाँ जल्दी बनेगा? माउंट एवरेस्ट पे जल्दी बनेगा कि यहाँ जल्दी बनेगा? सर माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे जल्दी बनेगा, ठीक है, वेरी तो गुड। चलिए वहीं बनाएंगे नहीं सर। बनेगा वहाँ जल्दी। हाँ, वहाँ कैसे, वहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे रहेगा तो गर्म अरे होने में भाई, टाइम अरे लगेगा। एक मिनट, तुम एक बात बताओ उज्जवल, तुम टेम्परेचर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम 40 डिग्री में एक बर्तन रख दोगे? जैसे मान लो तुम बेगूसराय में तो 40 डिग्री होगा वहां का, मान लो गर्मी के समय का टेम्परेचर 40 वहां डिग्री। पर जल्दी पानी गर्म होता है कि यहाँ? समझ में आ रहा है ना? पानी वहां पे जल्दी गर्म होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। बेसिकली हम लोग हीट करके वहां टेम्परेचर, ज्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ठीक है, ओके सर वहाँ एवरीवन। दही भी जल्दी बन जाएगा तब। क्या चीज? ओके, अच्छा, वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे उस बात को भी थोड़ा लिख लेते हैं। चलो, हाउ कैन यू डिफाइन वेपर प्रेशर? तो इसको भी नोट कर लो, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन एक लिख लो। सर एक बार प्रीवियस सर पेज पे नोट जाइए। कर रहे थे। सर पीछे वाला सर पेज। कर रहे। ये वाला, इसके पीछे, नहीं सर यही। यही ना?
हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? राइट डाउन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, when the vapors of a liquid is accumulated due to evaporation, due to evaporation, a point is reached, where due to collision of molecules with each other and with the walls of container molecules move into the liquid phase, and condensation starts, as well. Condensation starts as well. After some time, rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, and equilibrium is established. At the equilibrium phase, the pressure exerted by vapors on the walls of container or on the surface of liquid is called vapor pressure of the liquid, vapor pressure, VP लिख दे, vapor pressure of the liquid. ठीक है, vapor pressure of the liquid.
इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये भी लिख लो, इट डिपेंड्स डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, इसमें लिख लेना इट डिपेंड्स डायरेक्टली it depends on temperature सर पीछे वाला स्लाइड में जाइए। temperature as at higher temperature, हाँ कर रहे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, at higher temperature rate of evaporation will be higher, evaporation will be higher, and thus vapor pressure, and thus vapor pressure of the liquid, ठीक है। नो सर। ओके, नोट डाउन। इतना बड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे इसका? बाबू एक्सप्लेन करके जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट, हाँ एक्चुअली में देखा जाए तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन इतना बड़ा तो होगा, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि तुम लोग को समझा रहे हैं, ठीक है, तो समझा रहे हैं तो तुम लोग को अभी क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, एक एक पॉइंट को इसमें हम लिख दिए हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे बन रहा है, उस इक्विलिब्रियम फेज पे ही वेपर प्रेशर का मतलब है। एक बार समझ, अब देखो क्या है कि तुम लोग समझ चुके हो, ठीक है, समझ चुके हो तो मेरा काम हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अब मान लो अगर बोर्ड में ही वेपर प्रेशर का डेफिनेशन तुमसे पूछेगा, ऐसे वेपर प्रेशर का डेफिनेशन तुमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो नहीं पूछने वाला ना, वहां पे तो ये चेक होगा कि तुम कितना समझे हो। समझ में आ रहा है अविनाश? ठीक ना। हाँ तो भाई अगर बोर्ड में मान लो कि जो 12th में जो डॉन बॉस्को स्कूल तुम लोग का लेगा, है ना, उसमें हो सकता है कि तुम लोग को सब्जेक्टिव आंसर्स कुछ देना पड़े, तो वहां पे ये जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज तो मेन है कि टर्मिनोलॉजी कितना अच्छे से समझे हो, साइंस कितना अच्छे से समझे हो, जेई को इतना, जेई या फिर नीट को उससे मतलब है, ठीक है। पलटे सर हो गया? रिटन एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। एगो बात बोले सर, पूछो। इसका डिफिनीशन तो याद होने से रहा। काहे नहीं याद होना चाहिए, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, जो चीज समझे हो उसी चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा समझा दीजिए, सही क्या चीज, एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से क्या समझाना है, वही चीज, एक ही चीज को हम दोबारा रिपीट करा। अच्छा ठीक है, देखो हमको तो याद भी हो गया है ना, देखो बाबू
एक 5 लेगा। पहले सैफ शांत रह, सुन पहले, ठीक है। देखो क्लियर कट बात है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो वो वेपराइज होता है, वेपराइजेशन इवापोरेशन टेक प्लेस करता है। जैसे ही इवापोरेशन होता है कुछ देर के बाद मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फेज में बढ़ने लग जाते हैं, वो एक दूसरे से टकरा के और वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकरा करके वापस लिक्विड फेज में जाते हैं और कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन दोनों बराबर हो जाता है। उस फेज को हम लोग इक्विलिब्रियम फेज बोलते हैं। उस इक्विलिब्रियम फेज पे जो वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पे या फिर लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर को अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, यही चीज हम यहाँ लिखे हैं, सेम चीज वहां पे लिखे हैं। डन सर। ठीक है, समझ अविनाश बोल रहा इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम का सीधे सीधी मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, इवापोरेशन, और बैकवर्ड क्या है, कंडेंसेशन। तो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा उसी को इक्विलिब्रियम फेज बोलते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है, वही चीज उसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही बात हम किए हुए हैं। ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम फेज, द इक्विलिब्रियम फेज क्या है, तो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। इतना दूर में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। एवरीवन सब शांत काहे के लिए बैठे हो जी, मुर्गावन सब? ठीक है, अच्छा अब देखो। यस सर, समझ गए, वेरी गुड। अब देखो, आपको ये एक ग्राफ है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर सम कॉमन लिक्विड्स। यहाँ पे लिक्विड्स क्या क्या है, तो देखो ये डाई इथाइल ईथर है, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए है, ये आपका इथाइल अल्कोहल के लिए है, और ये वाटर के लिए है। आपको ऑलरेडी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो नॉर्मल से 273 पे वेपर प्रेशर सबका देखो कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ सबका वेपर प्रेशर भी क्या होते चल गया, इंक्रीज करते गया। अच्छा, ये है 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg का मतलब होता है 1 atm प्रेशर, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक, या फिर इसको आप एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सराउंडिंग्स भी बोल सकते हो, जो आप लोग के ऊपर अभी प्रेशर लग रहा है, या फिर सी लेवल पे जो प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो आपको क्या बताया मैं कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब उसका बॉइल करता है, उसको उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये देखो, तो आपका डाई इथाइल ईथर वेपर प्रेशर इक्वल हुआ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 308 केल्विन पे, तो 308 केल्विन आपका डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है। सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए वेपर प्रेशर इक्वल हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 349.7 केल्विन पे, तो 349.7 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सिमिलरली इथाइल अल्कोहल के लिए ये हुआ 351.3 केल्विन पे, तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और सिमिलरली आपका वाटर के लिए हुआ 373 केल्विन पे, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हो। ठीक है, तो इज इट क्लियर एवरीवन? ये ग्राफ मेरे का बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है विद टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बराबर हो जाता है किसके, 1 atm के या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड, 308 केल्विन, 349 केल्विन, 351.3 केल्विन, 373 केल्विन फॉर वाटर। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है इस ग्राफ में? समझ में आया सबको? ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें? ठीक है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। तो फिर हम लोग मेरे ख्याल से वेपर प्रेशर भी बता दिए, सब चीज तो हो ही गया। डायरेक्ट चले सरफेस टेंशन में। हाँ, वेपर प्रेशर तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। सरफेस टेंशन में चला जाए आज के बस सर, कल होगा, आज नहीं होगा। नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो तब जना अगर वैसा है। अच्छा एक सब चीज एक के दिन पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलो तो आज रहने देते हैं। तो ओके, सो लेट्स बी विद सर पीडीएफ तुरंत डाउनलोड मतलब अपलोड कर दीजिएगा।
अच्छा ठीक है, पीडीएफ हम तुरंत पढ़ेगा क्या उज्जवल? हाँ ना, नोट करेंगे। लिखना रहता है कुछ कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय सर। बाय Love you, सर। not बाय सर। हमें गुड बाय बोलते हैं रे, गुड बाय बाय बोलो सर। तुम।